लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने फिनॉल स्टार्ट कर दिया था। गुड मॉर्निंग। सो उसके बाद हम लोगों ने एक असाइनमेंट लिया था, उस असाइनमेंट को अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, वाई क्या होगा? ओके। सो पहली बात तो उधर हम लोगों के पास 4 पेंटेनोइक एसिड है, 4 पेंटिनोइक एसिड है, और पेंटिनोइक एसिड 5 3 इसके बाद फिर SOCl2, SOCl2 को यही बना देते हैं। C डबल बॉन्ड O फिर Cl, ठीक है। फिर Y में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अटैक होगा, और ये आपका यहाँ पे ये हो जाना चाहिए, Y ये हो जाना चाहिए आप, ठीक है। फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 7 का आंसर आ रहा था क्या? 7 का ऑप्शन आ रहा है क्या? अच्छा, 7 नहीं हुआ है, ठीक है। तो 7 में बोल रहे थे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। आई थिंक इसमें कुछ आंसर में गड़बड़ है, चलो देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं सबका। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3। बेटर होता है कि हम लोग जो है, जो भी गिवन स्ट्रक्चर है उसका एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना ले, ताकि हम लोग को जब नॉर्मली जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ओपन चेन से ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे आसानी हो जाएगा हम लोगों को। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन होना चाहिए, 2 3 4, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन होना चाहिए। ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड देखते हैं, वो 1 2 3 4, दिस इज थर्ड। फोर्थ वाले में OH, ठीक है, ये फोर्थ हो गया।
तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन देख रहे हैं। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में पहले हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे 3 डिग्री कार्बन बन रहा है। सो 3 डिग्री कार्बन आपका जो है वो 2 में बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 में बनेगा और 4 में बनेगा, राइट, है ना। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद उसका स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी वाइज अगर हम लोग जाएंगे तो फिर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और कैसे देख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से तो देख ही सकते हैं, साथ में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हैं। तो अगर आपका सेकंड वाले में अगर कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पर, तो आप अगर इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन आएगा। और फोर्थ वाले में काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले सेकंड होगा फिर फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड आपका दोनों 2 डिग्री कार्बोकेटायन दे रहा है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन अगर ये दे रहा है तो देन वी हैव टू सी द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और थर्ड वाले में अगर देखेंगे तो इसमें 1 2 और 1 3, यहाँ पे इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसलिए फोर्थ के बाद आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड। और कुछ डाउट है तो बताओ इसमें। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इलेवेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस सेकेंडरी एमीन, देखना है हमको सेकेंडरी एमीन कौन सा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करते हैं तो क्या बनना चाहिए, ये अमाइड क्या बनता है, CH2NH2, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो इधर क्या होगा रिएक्शन, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, ओके। फिर इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा NCH2OH, ठीक है, 3 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो ये CH2NH बनेगा, तो ये जाकर के आपको 2 डिग्री एमीन्स दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है आपको 1 डिग्री एमीन दे रहा है, बी वाले में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, और सी वाला 3 डिग्री दे रहा है, और डी वाला 2 डिग्री दे रहा है। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, चलो तो सारा हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद हम लोग फिनॉल पे आते हैं। फिनॉल में हम लोगों ने फिनॉल का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो पढ़ लिया था, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सो इथाइल ईथर और इपॉक्साइड जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था, साथ में हम लोगों ने फिनॉल भी स्टार्ट कर दिया था। सो फर्स्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाज डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस में हम लोग ने ये देखा था कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसमें रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। आप जितना ज़्यादा NO2 ग्रुप लगाओगे उतना ज़्यादा रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा, ओके। फिर देन सेकंड हम लोगों ने देखा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। सो डाइएजोनियम सॉल्ट का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो विल गेट फिनॉल।
That is one of the method of preparation of phenol. Then we have seen beta naphthenol और 2-naphthenol method, जहाँ पे हम लोग जो सल्फोनिक ग्रुप है SO3 माइनस Na प्लस इसको NaOH से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और वी आर गेटिंग 2-naphthenol और बीटा naphthenol. So this is basically nothing but that is hydrolysis, right? हम लोगों ने सल्फोनेशन में पढ़ा था कि अगर each and every step of the sulfonation is a reversible reaction, तो सल्फोनेशन कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते थे, तो हम लोगों को सल्फोनेटेड प्रोडक्ट मिलता था. अगर हम उसमें वाटर डाल देंगे तो वो रिएक्शन फिर से वापस दोबारा बैकवर्ड आ जाएगा. तो सिमिलरली हम लोग भी इसमें यही कर रहे हैं कि बेसिक मीडियम में हम लोगों ने इसमें वाटर डाल दिया और ये नॉर्मली 27 डिग्री सेल्सियस में रखा है इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो ये जाकर के OH ऐड हो जाएगा या ONA ऐड हो जाएगा. पहले ONA ऐड होगा, फिर उसको हम लोग जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो देन विल गेट OH, ठीक है. फिर देन वी हैव सीन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, जहाँ पे हम लोग HF यूज कर रहे हैं और HF के बाद ये एल्कीन का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और इट विल फॉर्म पेरोक्साइड, और ये फिर पेरोक्साइड बनने के बाद फिर देन इट विल रीअरेंज. सो इसका मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन विल रीअरेंज इन सच अ वे दैट कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आकर के बीच में लग जाएगा, ठीक है. उससे हम लोगों के पास फिनॉल मिलेगा और साथ में हमारे पास कीटोन या फिर एल्डिहाइड, डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसा एल्कीन ले रहे हैं, ठीक है. आई गेस कि एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन ही बनेगा, बिकॉज एल्कीन अगर आप लेंगे तो स्मॉलेस्ट एल्कीन तो आप यही ले सकते हो, प्रोपीन, राइट, और प्रोपीन में ही आपका जो है कीटोन बन रहा है, ओके. सो एल्डिहाइड विल नॉट बी फॉर्म. फिर देन हम लोगों ने देखा डिस्टिलेशन ऑफ द फिनोलिक एसिड विद सोडा लाइम. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, और हम लोग इसमें NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, लाइम यूज कर रहे हैं, which is lime is basically helpful in extracting carbon dioxide which is liberated, and thus according to Lee-Chatelier principle the reaction will move in the forward direction. Next हमारा है chemical reactions of the phenol. So first of all let's see कि salt formation हम लोग कर सकते हैं कि फिनॉल को अगर हम लोग कोई बेसिक मीडियम में डाल दें या alkalis में डाल दें, जैसे KOH में डाल दिया या NaOH में डाल दिया, तो it will form a salt which is nothing but that is phenoxide ion which is ArO minus and Na plus, ठीक है, with H2O, right, which will be liberated. So यहाँ से हमें दिख रहा है कि the phenol is acting as an acid, ठीक है, हालांकि उसमें OH group है लेकिन OH group is not the criteria of a basic characteristics, right, या फिर कोई basic compound का ये characteristic OH नहीं है. The characteristics of a base is to provide OH, right. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिनॉल जो है आप एसिडिक मीडियम की तरह या फिर एसिड एज एन एसिड की तरह काम आ रहा है. इसका जो हाइड्रोजन है फिनॉल का दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन. फिर वी कैन आल्सो फॉर्म ईस्टर. वी नो कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग लेंगे या फिर अल्कोहल या फिर कोई असाइल क्लोराइड लेंगे तो वी कैन फॉर्म ईस्टर. सो दिस इज समथिंग लाइक कि अगर हम लोग ArOH ले रहे हैं और साथ में ROCl ले रहे हैं विच इज असाइल क्लोराइड, so we can get RCOOR, ठीक है. फिर अदरवाइज अगर हम लोग लेट्स से कि टोसाइल क्लोराइड ले रहे हैं तो OTS जाकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसमें. सो TS टोसाइल विल बी एडेड इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ओके. सो जैसे देखो कि कुछ हम लोगों को प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है इसमें कि क्या क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द एबव रिएक्शन. ऑलराइट, सो ट्राई टू ड्रॉ दीज प्रोडक्ट्स. आप एक बार इसको ड्रॉ करो लिख करके. हाँ ये देखो, ऊपर वाला रिएक्शन समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है. RC डबल बॉन्ड O और Cl, इसमें ArOH का या फिर जैसे मान लो कि फिनॉल का रिएक्शन अगर करवाते हैं
तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर जाकर के अटैक करेगा और क्लोरीन विल लीव, राइट, फॉर्मिंग ईस्टर. यस दे मान लो. सो ऐसे बन जाएगा. So in keeping in mind the mechanism of this reaction, we can solve for these questions. Question number 1 का part A to D. देखते हैं, एक मिनट ले लो और उसके बाद फिर देखते हैं. ठीक, करते हैं डिस्कस. हो गया. ठीक, तो पहले वाले का प्रोडक्ट देखते हैं. PHO C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे फिर से पीएच. ठीक है, सेकेंड वाले का देखते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं. ठीक है, और लास्ट वाले में ठीक है, तो इस तरीके से ईस्टर इसमें बन सकता है. नेक्स्ट देखते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन. रिंग सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया है. सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन, जिसमें हम लोग NO3 यूज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फिनॉल इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है यहाँ पे OH के प्रेजेंस में. फिनाइल रिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज़्यादा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर. तो यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3 भी यूज कर सकते हैं, द प्रोडक्ट विल बी सेम, एंड सिमिलरली डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं. सो मोस्टली आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है वो मेजर बना है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फिर सल्फोनेशन भी देख सकते हैं, जैसे सल्फोनेशन अगर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस में H2SO4 से कराया तो ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा मेजर. और अगर हम लोग हाई टेम्परेचर में कराते हैं तो हाई टेम्परेचर में हमारा जो है वो SO3 जा करके पैरा पोजीशन में लग जाएगा. ठीक है, फिर हैलोजिनेशन देखिए, जैसे Br2 और H2O के प्रेजेंस में, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि फिनॉल अगर हम लोग लेंगे और इसमें Br2 और H2O से रिएक्शन कराएंगे तो तीनों जगह जो है वो ब्रोमीन लग जाएगा. लेकिन अगर ब्रोमीन और CS2 ले रहे हैं, CS2 इज कार्बन डाइसल्फाइड, सो दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट और टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ब्रोमीन लगेगा.
बट दिस इज नॉट द केस फॉर विद द एनिलीन। एनिलीन का अगर रिएक्शन आप Br2CS2 और 0 डिग्री में भी कराओगे तब भी वो तीनों जगह जा करके ऐड हो जाता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखा था। फिर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन हम लोग देख सकते हैं कि अल्काइलेशन में वी आर यूजिंग अल्काइल हैलाइड, और इसमें कोई एसिड के प्रेजेंस में अगर हमको इसका रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बाद जाकर के आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा। सिमिलरली असाइलेशन में भी ऐसा ही है कि अगर हम लोग असाइल ग्रुप किसी तरीके से बना ले या फिर असाइल कार्बोकेटाइन बना ले, तो असाइल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद जो है आपका रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर देन this is a special type of a rearrangement which is known as the Fries rearrangement. So Fries rearrangement में क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग कोई फिनॉल का अगर रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक अनहाइड्राइड से, दिस इज OAC होल ट्वाइस मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, तो ये जाकर के O C डबल बॉन्ड O CH3 लग जाएगा यहाँ पे, विच इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर हम इसी का रिएक्शन AlCl3 के साथ करा दें तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी वैसा होगा कि यहाँ पे असाइल कार्बोकेटाइन बन सकता है, ये वाला जो आप देख रहे हो है ना, ये आपका असाइल कार्बोकेटाइन बना सकता है। राइट, ये वाला ग्रुप, तो असाइल कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो ये असाइल कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज, तो आइदर ये पैरा ग्रुप में लग सकता है या फिर ऑर्थो ग्रुप में लग सकता है। अगर टेम्परेचर लो हुआ तो ये जाकर के आपका जो है वो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, और ये टेम्परेचर अगर हाई होता है तो फिर जाकर के ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है, ठीक है। सो आप नॉर्मली खुद ही सोच सकते हो कि अगर मैं इस ग्रुप में या फिर इस ग्रुप में जाकर के या इस ग्रुप का अगर मैं असाइलेशन कराऊं, सो मोस्टली आई वुड लाइक टू फॉर्म द पैरा प्रोडक्ट्स, क्योंकि इससे फिर जाकर के आपका रिपल्शन हो सकता है या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशंस में जो है आपका ग्रुप नहीं लगेगा। सो यहाँ पे एट लो टेम्परेचर विल लाइक टू फॉर्म सच प्रोडक्ट्स जो कि जल्दी से फॉर्म हो जाए, ठीक है, और फिर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपका जो एनर्जी ग्राफ है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, जैसे ये वाला रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, ये वाला, ठीक है, तो इसमें भी रिएक्शन में भी वही कह रहे हैं कि अगर जैसे हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में अभी तो डिस्कस नहीं किया है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जाएं तो जब हम लोग एनर्जी वर्सेस रेट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो इस ग्राफ में आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा ले लिया हम लोगों ने तो क्या होगा। तो सपोज कि एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एनर्जी कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक दूसरा रिएक्शन है या फिर सेम रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ना टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, तो अगर ये T2 है और ये T1 है तो T2 इज मोर देन T1, ठीक है। सो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर लेने से आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल आएगा, लेकिन आपका जो इंटरमीडिएट है वो लेस स्टेबल होगा, मतलब उसकी एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ द वे, तो पाथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है जैसे आप टेम्परेचर अलग करते हो, ठीक है। तो जब टेम्परेचर आपका कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज KCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये डिस्कस किया है क्या हम लोगों ने? कंट्रोल प्रोडक्ट, और जो टेम्परेचर ज़्यादा है दैट इज TCP विच इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। ठीक है,
नॉर्मली ये देखा गया है कि जो टीसीपी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट ऑफ केसीपी। केसीपी में आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी बनता है, इसीलिए जल्दी बनने का मतलब है कि फास्ट बनता है, तो उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम रहता है एट लो टेम्परेचर्स। दैट्स वाई इट फॉर्म्स सच प्रोडक्ट्स जिसकी स्टेबिलिटी जो है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट से कम होती है। और थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट कंट्रोल प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स कि इट कैन अचीव अप टू हाई एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर जो भी आपका इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी टेम्परेचर जब अलग अलग है तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो इसका रीज़न है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहा है। इसका स्पेशल नाम है विच इज़ नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट और नथिंग एल्स। जैसे इसका देखिए प्रोडक्ट्स कुछ बनाने हैं हम लोगों को। क्वेश्चन 2 का ए बी और सी, ये पार्ट देखिए सॉल्व करके। हो गया सॉल्व? हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ए में जो है वो आएगा आपका फिनॉल के साथ PHO C2H5, ये ए है। ठीक है, फिर इसमें भी फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा AlCl3 के प्रेजेंस में, तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। वैसे टेम्परेचर यहाँ मेंशन नहीं है, टेम्परेचर तो यहाँ मेंशन ही नहीं है, तो इसकी टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों बी और सी बन जाएंगे। हाँ, भले आप जैसे बी और डी में कंपेयर अगर करोगे तो इसमें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखो बी में क्या बनेगा, बी में आपका हाई टेम्परेचर पे तीनों तीनों जगह NO2 लग जाएगा। ठीक है, और डी में जब देखोगे तो किसी एक जगह लगेगा, बिल्कुल ऑर्थो पे लग जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली फिनॉल का अगर Br2 और CS2 0 डिग्री पे कराते हैं तो इसमें सिर्फ एक जगह, है ना, पैरा पे Br लग जाएगा, किसी एक जगह लगेगा ब्रोमीन। हाँ, फिर जैसे ये सब देखो E और F और G, नीचे जैसे 2 EQ लिखा है, इसका मतलब है 2 इक्विवेलेंस है, और 2 इक्विवेलेंस का मतलब 2 बार रिएक्शन हुआ है, 3 इक्विवेलेंस मतलब 3 बार रिएक्शन हुआ हो। बिल्कुल, ई में ना, हाँ, OH के ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, बिल्कुल सही। F में दो ही जगह लगेगा, तीसरा तीसरा वाला रिएक्शन नहीं करेगा। F में तीनों जगह लग जाएगा, जो S जहां पे SO3H लगा है ना वहां पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि SO3H एक्वस मीडियम में जब डालेंगे तो ये SO3H तो हाइड्रोलाइज हो सकता है ना,
तो ये SO3H नहीं जा सकता, हम लोग Br2 एक्वस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्वस यूज करने की वजह से यहाँ पहले H लग जाएगा और उसके बाद फिर ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो बी ब्रोमीन भी लग जाएगा, ठीक है। फिर जैसे इसका फिनॉल का NaNO2 और H2 पैरा पे NO2 लग जाएगा। एग्जैक्टली देख मान ले, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो पैरा पे NO लग जाएगा, NaNO2 लिया है ना, HNO3 लेते तो NO2 लगता, NaNO2 लिया है तो NO लगेगा, ठीक है। फिर जैसे देखो नाइट्रो, दिस इज दिस रिएक्शन जी रिएक्शन वाला जो था, दिस इज नोन एज नाइट्रोसेशन, ठीक है। इसमें NaNO2 लेते हैं और H2SO4 लेते हैं, तो पहले NO लगता है और उसके बाद जाकर के हम लोग इसका जो है वो टॉटोमर भी बना सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द टॉटोमर ऑफ दिस कंपाउंड, ओके। तो NaNO2 में क्या है कि NO2 आपका रिएक्शन कैसे शो करता है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी देखा था, HNO2 का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सो नॉर्मली रिएक्शन ऐसे होता है कि HON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक H आकर के लग जाता है, H प्लस बन जाता है, एंड नाउ दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका जो है वो NO प्लस बना करके देगा जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के फिर अटैक करेगा, ओके। For more clarity, refer electrophilic aromatic substitution. So नेक्स्ट देखते हैं फिर कपलिंग ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट का किसी भी रिएक्शन, किसी भी बेंजीन रिंग के साथ हम लोग इसको कपल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस पोजीशन पे, वो हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाता है इसे, ठीक है। इसका जो रिक्वायरमेंट है फॉर कपलिंग इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ नहीं प्रेजेंट हो ना, तब तक ये कपलिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे OH दिख रहा है, राइट, इसलिए यहाँ पे कपलिंग हो रहा है, अगर ये OH नहीं रहता तो कपलिंग नहीं होता। इसका रिएक्शन हम लोग जो है सिमिलरली देख सकते हैं एनिलीन के साथ भी, ठीक है। और जो ये आपका G हो सकता है, ये हो सकता है OH, NH2, NHR, NR2, ओके। तभी जाकर के कपलिंग होगा। सो दिस इज द कॉमन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन स्केलेटन पे हमेशा रिएक्शन होता रहता है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग में डाइजोनियम सॉल्ट वाला ये देखो, सही है, आगे बढ़े। अच्छा लिख रहे हो, लिख लो लिख लो।
So this G must be electron donating group. G क्या हो सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब हाईली एक्टिवेटिंग होना चाहिए। ओके, तो इसमें देखा गया है कि द फिनॉल shows coupling with diazonium salt in the presence of a slightly alkaline medium। ठीक है, ये माइल्डली अल्कलाइन मीडियम की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट आ गया बनने के बाद, जब कपल हो गया तब, ठीक है। सो नहीं, कपल कपल हो गया तब नहीं, ये पहले की कंडीशन में है कि ArN2OH। ठीक है, सो नॉर्मली हमारे पास कौन सा ग्रुप रहेगा कि अगर हम लोग इसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो NaOH से रिएक्शन के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NaOH जो है वो OH माइनस है, H प्लस लेकर के चला गया, H प्लस लेकर के चला गया, फिर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, राइट। तो ये रिएक्शन हो गया। फिर इसका और फर्दर अगर हम लोग NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये NaOH से रिएक्शन कराने के बाद फिर से OH माइनस जो है वो H प्लस निकाल करके ले जाएगा और ये आपका O माइनस मिल जाएगा। ठीक है, सो फिर अगर आप इसी का रिएक्शन H प्लस से कराओ, ठीक है, तो ये बैकवर्ड हम लोग H प्लस से रिएक्शन कराते जा रहे हैं, ये H प्लस से रिएक्शन हुआ तो ये बन गया इसका H प्लस के साथ रिएक्शन। फिर इसका अगर H प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे तो H प्लस यहाँ लगेगा, H प्लस अगर यहाँ लगा तो H2O बन जाएगा, H2O प्लस बनेगा और H2O प्लस फिर चला जाएगा, लीव, दैट विल लीव, और निकलने के बाद ये आपका जो है ArN2 प्लस बन जाएगा, यहाँ जो ये भी दिख रहा है। सो इसमें ये देखा गया कि ये जो ग्रुप है आपका ArN2 प्लस ही कपल करता है, बाकी ये दोनों जो है वो कपल नहीं करते हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो रिएक्शन है कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमें ये वाला ग्रुप चाहिए, ये दोनों ग्रुप अगर मिलेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं बेसिक मीडियम रखूंगा तो बेसिक मीडियम जो है, बेसिक मीडियम अगर रखूंगा तो बेसिक मीडियम जो है आपका ये रिएक्शन कपल में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा बेसिक मीडियम है तो, राइट। सिमिलरली अगर मान लो कि फिनॉल को अगर हम लोग बेसिक मीडियम में रखते हैं, ठीक है, फिनॉल को अगर बेसिक मीडियम में रखते हैं तो वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और अगर एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो वो फिनॉल बना लेगा। तो जो फिनॉक्साइड है वो बहुत ही जल्दी रैपिडली कपल करता है और फिनॉल जो है वो थोड़ा स्लोली कपल करता है। ठीक है, सो दीज बोथ कंडीशंस आर नीडेड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, कि हमें ज़्यादा एसिडिक भी नहीं रखना और ज़्यादा बेसिक भी नहीं रखना है। ज़्यादा बेसिक रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक रखेंगे तो ये ऐसे ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि कपल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ज़्यादा बेसिक में रख दिया तो ये कपल हो जाएगा, तो फिनॉल तो प्रेजेंट है, फिनॉक्साइड जो है वो कपल हो जाएगा एकदम हाई, या फिर क्या बोल सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस में। लेकिन ये ग्रुप जो है वो ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि कपलिंग शो नहीं करेगा। फिर बात वही है कि अगर हम लोग एसिडिक मीडियम रखते हैं तो एसिडिक मीडियम में जो है आपका फिनॉक्साइड आयन है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे रेट कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसको फिर एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो एसिडिक मीडियम में आप देखो ये कन्वर्ट हो रहा है, राइट, इनटू सच अ थिंग व्हिच कैन कपल, right? So both these conditions needed to be compromised. So similarly amines couple in a slightly acidic medium because aniline can directly react with diazonium salt. तो हम लोगों को भी amines को थोड़ा slightly acidic medium में भी couple होता है। So that is what I was talking about कि ये जो आपका G है, ये G should be electron donating group, राइट right? और ये ArN2 प्लस से अगर रिएक्शन शो करता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में N2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल जाकर के पैरा पोजीशन पे लगेगा, और फिर दिस इज वी लैंड इंटरमीडिएट बनने के बाद H प्लस निकलेगा, और H प्लस निकलने के बाद ये दोबारा अपना जो एरोमेटिसिटी है वो गेन कर लेगा। ठीक है, सो as I said कि G should be electron donating group and it should be highly activating.
फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हाँ, नहीं, एमीन्स अगर लेंगे तो, अगर एनिलीन लेते तो वो उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में करते। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कोल्बे रिएक्शन। दिस इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, और वी नो कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे रिएक्शन होगा। सो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे कि हम लोगों ने एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स में देखा था हालांकि, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो CO2 रिलीज होता था। सो दिस इज समवॉट रिलेटेड टू दैट रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे जो CO2 रिलीज हो रहा है उस CO2 रिलीज को हम लोग फिर से दोबारा ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। तो इसमें CO2 क्या यूज करेगा, CO2 में हमारे पास कार्बन है, और कार्बन इज प्रेजेंट लाइक कि कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, राइट। और अगर इसमें फिनॉक्साइड ले लिया तो फिनॉल में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाकर के अटैक करेगा कार्बन को। अदरवाइज ये फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका अगर बनाते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें। और ये फिर जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, राइट। और ऐसे इसको हम लोग जो है वो कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ओके, और इस रिएक्शन को कराने के लिए भी रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो द प्रेशर इज अराउंड 4 to 7 atm एंड द टेम्परेचर इज अराउंड 125 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन में वी आर यूजिंग क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH एट 70 डिग्री सेल्सियस, और ये हमें सैलिसल्डिहाइड बना करके दे रहा है। इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, इसमें पहले तो 1-1 एलिमिनेशन होगा। सो 1-1 एलिमिनेशन से पहले OH माइनस H प्लस निकाल करके ले जाएगा। H प्लस निकालने के बाद ये बन गया CCl3 माइनस, और यहीं से फिर से क्लोरीन विल लीव। ठीक है, तो दैट क्लोरीन विल फॉर्म Cl माइनस, और जाकर के आपके पास अल्टीमेटली एक कार्बीन बन गया। दिस इज अ कार्बीन। ठीक है, so there are two types of carbene. One is singlet carbene. This is singlet, and other one is triplet carbene. ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन में कोई सा भी आप ले सकते हो, सिंगलेट भी ले सकते हो, ट्रिपलेट भी ले सकते हो। बट द थिंग इज कि सिंगलेट कार्बिन में एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, और ट्रिपलेट कार्बिन में जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करके रखे हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट नहीं है, राइट। सो कार्बिन बनने के बाद आप ये देख सकते हो कि फिनॉक्साइड आयन, जो फिनॉल हम लोगों ने लिया था, फिनॉल एक्वस NaOH के प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन बना करके रहेगा O माइनस, और ये O माइनस से अगर हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है कार्बीन, और ये कार्बीन जाकर के आइदर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जाकर के अटैक कर सकता है। ठीक है, मान लो कि ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने के बाद ये बन जाएगा आपका Cl2 माइनस। सी पे अभी भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका कार्बीन है वो कार्बीन में एक वेकेंट ऑर्बिटल है और एक फिल्ड ऑर्बिटल है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमारे पास सिंगलेट कार्बीन है, तो ये सिंगलेट कार्बीन फिर जाकर के आपका अटैक करेगा इस जगह। ठीक है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये यही नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं यहाँ पे।
ये नेगेटिव चार्ज बनने के बाद, हाँ अलग होता है स्टेबिलिटी, अलग होता है, मैं डिस्कस करूंगा उसको। ये रीमन टीमन रिएक्शन जो है आपका एमीन्स में भी आएगा, तो एमीन्स में विल डिस्कस दैट रिएक्शन वंस अगेन, और वहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिएक्शन जो है वो कार्बीन का भी बताऊंगा, ठीक है। सो हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि सी पे जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज अभी भी है। फाइनली यू कैन सी कि जो आपका सेकेंड स्टेप का जो रिएक्शन हो रहा है इसमें एरोमेटिसिटी लूज हो गई है इस ग्रुप की। सो फाइनली क्या होगा कि ये H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलने के बाद फिर से एरोमेटिसिटी गेन होगा, और गेन होने के बाद ये जो H प्लस निकला है ये यहीं पे सी पे नेगेटिव चार्ज एज अ हाइड्रोजन H प्लस आकर के इसी पे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद आपके पास आ गया ये CH Cl2। अब इस रिएक्शन में हमारे पास NaOH है, NaOH में OH माइनस है, OH माइनस अटैक कर सकता है, अटैक करने के बाद दो जगह इसी जगह OH लग जाएगा इन द प्लेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास जेम डायोल है तो जेम डायोल में H2O रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। सो दैट दैट डिहाइड्रेट ऑन इट्स ओन, ओके। सो डिहाइड्रेट होने के बाद ये जाकर के CHO बन जाएगा, और फिर से आप H प्लस अगर इसमें डालो तो ये फिनॉल बन जाएगा O माइनस की जगह, ठीक है। तो एक बार आप मैकेनिज्म देख लो उसका कैसे हो रहा है, आगे बढ़े या अभी भी ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो सॉल्व करके। तो थर्ड के में आपका आ जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका AC2O से करवाया रिएक्शन, मतलब कि ये एक कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड रिप्लेस कर देगा, है ना। ये गलत लिखा हुआ है, ये इधर नहीं होगा, ये COH तो एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसा था। यहाँ पे ऑक्सीजन और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा ना कि कार्बन वाला ऑक्सीजन, COH वाला ऑक्सीजन। फिर बी वाले में हम लोग देख रहे हैं कि CH3OH और H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CH3OH और H2SO4 से जब रिएक्शन करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा पहले इसका CH3OH का, और ये CH3 प्लस बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो ये जाकर के रिएक्शन कर लेगा, COH नहीं लगेगा ना, ये जाकर के आपको क्या बना रहा है, ये इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 प्लस बनाएगा, ठीक है। तो ये CH3 प्लस बनाएगा तो जाकर के ये इधर अटैक करेगा, ये यहाँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी कर सकता है, ये भी गलत बना हुआ है, इसमें आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा। CH3, ठीक है। चलो तो ये दोनों सुधारना है नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3, नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसेशन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कंडेंसेशन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स में फर्स्ट लेट्स सी अबाउट द बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। सो पहले फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग RCHO से इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये फिनॉक्साइड बन जाएगा, NOH H प्लस निकाल करके लेके जाएगा। फिर ये फिनॉक्साइड का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं,
तो जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। पैरा पोजीशन से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जो सी नेगेटिव बना है ये सी नेगेटिव बन करके आपका कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और ये अटैक करने के बाद ये CHOH R बन जाएगा। ठीक है, O पे नेगेटिव और ये नेगेटिव वाला फिर जाकर के यहाँ से जब H प्लस निकलेगा वो इस पे O नेगेटिव पे जाकर के लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस कैटेलाइज्ड। एसिड कैटेलाइज भी ऐसे ही हो सकता है कि H प्लस का पहले देखेंगे, अगर अटैक करवाना है तो H प्लस का पहले अटैक करवाएंगे RCHO पे, तो ये ऑक्सीजन पे जाकर के लगेगा इसका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे लगने के बाद जो है ये आपका कार्बोकेटायन बनाएगा। ये कार्बोकेटायन फिर जाकर के आपका पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। ठीक है, कोई भी से ये पूछ सकता है सर H प्लस यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? H प्लस यहाँ पे भी लगा ले हुए, लेकिन फिर उसके बाद फिर आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ H2O प्लस तो बन जाएगा, लेकिन दिस the bond between the carbon and oxygen cannot be broken, right, because they will have a partial pi bond character। तो आप यहाँ पे H2O प्लस बना करके भी जो है H2O नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो फिनॉक्साइड प्लस या PH प्लस नहीं बन सकता या AR प्लस नहीं बन सकता, राइट। सो यहाँ से रिएक्शन कराने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए H प्लस जो है आपका यहाँ यहीं से रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके के रिएक्शंस है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा I, ये वन जैसा लग रहा था हालांकि ये I है। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विच इज क्लेजियन रीअरेंजमेंट। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख रहे थे, I तक हम लोग जो देखे A से लेकर के I तक, ये हमारा रिएक्शन था रिंग सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन की जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शंस है सब में लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ। नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हैलोजनेशन है, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन है, फिर देन हमारे पास आ गया आपका नाइट्रोसेशन, फिर कपलिंग हो गया, फिर देन कोल्बे रिएक्शन है, फिर रीमन टीमन रिएक्शन है, फिर देन कंडेंसेशन विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स। Then the fourth type of a reaction or the phenol which phenol shows is the Claisian rearrangement। तो Claisian rearrangement में क्या होता है कि जब हम लोग इसको हीट कर रहे होते हैं तो हीट करने से कुछ ऐसा rearrangement होता है कि ये ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लग जाता है। अगर ऑर्थो खाली नहीं है तो फिर पैरा लगेगा, और पैरा खाली नहीं है तो कोई ना कोई तो एक खाली होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे ऑर्थो खाली है, तो ऑर्थो अगर खाली है तो अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ कि कहाँ से कौन सा कार्बन लग रहा है, ठीक है, तो इसको अगर एक बार विजुलाइज कर ले कि इसको 1 2 3, ठीक है, और मैं इस कार्बन का नंबरिंग करूँ तो ये हो गया 1 2 और ये 3, क्योंकि 3 पे R लगा हुआ था ना, तो इसीलिए थर्ड वाला पे R ले रहे हैं, राइट। अगर ये फिर इसको हम लोग फर्दर और हीट करते तो ये जाकर के पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, और पैरा पोजीशन में ये फिर से फर्स्ट वाले कार्बन पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है एक तरीके से चक्के टाइप चल रहा है, ये व्हील टाइप चल रहा है कि पहले 3 वाला आकर के यहाँ अटैक करेगा, फिर 1 वाला आकर के यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, फिर आप जब इसको यहाँ से फिर से रिएक्शन कराओगे तो फिर से 3 वाला जो है यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। तो ये ऐसा चलता जाएगा हमेशा, विल गो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट। तो हालांकि एक बार अगर हम लोग हीट करें इसको, नॉर्मली अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो एक ही बार हीट किया जाता है, और नॉर्मली इसका जो ऑर्थो पोजीशन है वही प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और अगर ऑर्थो खाली नहीं है तो देखो यहाँ पे फिर से वही, अगर ऑर्थो खाली नहीं है तो फिर पैरा में बनाना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3, देखो ये भी यहाँ पे यहीं पे 1 2 3 से लगा हुआ, 1 से ही लगा है, 1 2 3, ठीक है, जैसे यहाँ बन रहा था, राइट। तो ये रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म कैसा होता है वो देखते हैं। हीट करने से क्या है कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, विच इज अ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट सो फार। ओके, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में जो थोड़ा है स्टेबिलिटी है, राइट, सिमेट्री है, एंड द सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी।
ओके, सो दिस ट्रांजिशन स्टेट लुक्स लाइक कि आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, ये कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड, ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और इसका अगर नंबरिंग ही कर देते हैं फाइनली पूरा पूरा 1 2 3, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन 1 है इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कार्बन 1 और कार्बन 2 में पाई बॉन्ड बन रहा है और कार्बन 2 और कार्बन 3 का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और कार्बन 3 और ऑर्थो कार्बन इसका बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है इस ट्रांजिशन स्टेट में एक साथ, ओके। लिखा हुआ मिटाऊं, लिखो। हाँ, यहाँ OH होना चाहिए बिल्कुल, ये भी यहाँ पे मिस टाइप है। क्लेजियन, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर ये इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है वो बॉन्ड बन गया, ठीक है। एरोमेटिसिटी लेकिन लूज हो गई और फिर से ये हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद फिर जाकर के ये एरोमेटिसिटी दोबारा गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये इतना कुछ हो रहा है। फिर फाइनली हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर इसको फिर से अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो जैसे मैंने ऊपर बताया ये फिर से हम लोग 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, फिर से ये इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो आप लोग बना करके देखो कुछ प्रोडक्ट्स ए और बी वाला, यहाँ C14 और C14, ए वाले में C14 ऑर्थो पे लग जाएगा बिल्कुल, सेकेंड वाले में पैरा में, तो पैरा में C14 से कनेक्टेड रहेगा या C12 से कनेक्टेड है, C12 से कनेक्टेड है ना, ठीक है। सिमिलर जैसे इसका रिएक्शन कराते तो ये C12 से कनेक्ट होता अगर पैरा में जा रहा होता, राइट। So there are some important points about the transition state or the reaction of this Claisen condensation. The reaction proceeds via 6-member transition state, as I stated. The 6-member transition state is a chair conformation, is commonly preferred in Cope elimination. ठीक है, तो ये जो भी आपका ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है दैट ट्रांजिशन स्टेट इज इन चेयर फॉर्म, okay, that is the most stable form which is possible for a 6-member ring, okay। So ये देखो जैसे एक तरीके से ये रिएक्शन में हम लोग एक तरीके से दिस इज आल्सो अ कोप रिएक्शन, ठीक है, कोप रीअरेंजमेंट, जहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ नजर आ रहा है और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो बन रहा है। तो ये जो जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहाँ पे पाई बॉन्ड आना चाहिए, राइट। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द होल थिंग। यहाँ ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जैसे ये जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा था ऑक्सीजन और कार्बन का, तो इस कार्बन पे पाई बॉन्ड आ रहा है ना, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड आ रहा है, ये यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, ओके। सो जहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ से आप जो है वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इसको हम लोग चेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे देखो मान लो कि ये चेयर फॉर्म है, राइट। और इसको अगर हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट देखो आपको दिख रहा होगा
कि एक तरीके से चेयर फॉर्म में है, ओके। और फिर इन दोनों कार्बन का जो बॉन्ड है वो बन गया, इन दोनों कार्बन का बॉन्ड जो है वो बन रहा है, और इन दोनों कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। फिर सिमिलरली ये दोनों जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो गया और ये ब्रेक हो गया, और ये बॉन्ड जो है आपका बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। दो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो पाई बॉन्ड बन रहा है। एक बार खुद से देख लो, एनालाइज कर लो कि कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है या कैसे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। सो इन क्लेजिन रीअरेंजमेंट जो आपका अलाइलिक कार्बन और ऑक्सीजन है उसका सिग्मा बॉन्ड of a 3p pi system migrates to a new location of another 3p pi system of same molecule, for which this is an example of 3,3 sigma tropic shift। इतना इतना बड़ा स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आपका जो सी अलाइल और ऑक्सीजन है, सी अलाइल और ऑक्सीजन किसका किसका बॉन्ड बोल रहे हैं, आपका ये C1 और ये ऑक्सीजन, ठीक है। The C allyl and oxygen sigma bond of a 3p pi system migrates to a new location of another 3p pi system of a same molecule, for which this is an example of 3,3 sigma tropic। So ये देखो, ये जो माइग्रेशन, this is a migrating sigma bond, ये जो sigma bond है ये sigma bond आकर के थर्ड पोजीशन पे माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट तो ये बनता है ना फाइनली कि ये 3 वाला 3 से कनेक्ट हो गया है ना। तो ये यही बोल रहे हैं कि 3p-pi सिस्टम, 3p-pi सिस्टम, ये जो थर्ड वाला p-pi सिस्टम है और ये जो थर्ड वाला p-pi सिस्टम है, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसे बना होगा, pp बॉन्ड से ही बना होगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग चाहिए। तो थर्ड का p ऑर्बिटल और 3 का p ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और अपने पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट बोलते हैं। तो जैसे देखो, अगर आप ये वाला प्रोडक्ट बना के देखो, इनके प्रोडक्ट्स पहले और दूसरे का तो हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ आई एम गेसिंग कि मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सो फर्स्ट वाले में जो है आपका बॉन्ड वो बन जाएगा इन दोनों के बीच में, हाँ, ऐसे, ठीक है। ये ट्रांस होने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जाकर के आपका ये बॉन्ड जो है वो, ये कार्बन जो है sp2 हो गया ना, तो अभी वो प्लेनर हो जाएगा कैसे भी रहे, है ना। तो फर्स्ट वाले का ये आ गया, सेकंड वाले का जो है वो शिफ्ट होगा यहाँ से, अगर हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, राइट। तो थर्ड और थर्ड के बीच में दिस इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट OH, थर्ड वाले में एक मिथाइल ग्रुप, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला, ये आ गया, दिस इज 1 2 3, है ना। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर थर्ड वाले में, सी वाले में देखते हैं, सी वाले में भी कुछ ऐसा शिफ्ट करना है, ठीक है। और ये शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, वही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो यहाँ से अगर मैं 1 2 और 3 नंबरिंग करूँ, और इसका अगर मैं 1 2 और 3 नंबरिंग करूँ, ठीक है, तो ये शिफ्ट ऐसे हो जाना चाहिए, ओके।
सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग में ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनेगा, है ना, और इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होगा, राइट। फिर डी वाले में भी अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले रहे हैं और इससे भी रीअरेंजमेंट होगा, एंड दिस रीअरेंजमेंट विल एक्सटेंड द रिंग, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और सल्फर का, और ये बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। Okay, so these two reactions are very typical reactions, C और D वाला. You will not find these questions in normal book. ठीक है, तो ये मैंने बस ऐसे ऐसे ही डाला हुआ है ताकि अगर आपको कभी समझने का मन करे तो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है, इनसे, ताकि आप थोड़ा बहुत और डिटेल में जा सकते हो कि व्हाट इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक चेंज। ओके, सो अल्टीमेटली हम लोग भी यहाँ पे यही कर रहे हैं कि दिस इज 1 2 3, और हम लोग यहाँ पे सिमिलरली इसका भी जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इसके साथ बना रहे हैं। तो नॉर्मली 6 मेंबर रिंग बनता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बना है ये ट्रांजिशन स्टेट आपका ये 5 मेंबर रिंग का है। सो दैट्स व्हाई आई सपोज कि ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन में जो है आपका जेई मेंस में नहीं आएगा, जेई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, और ठीक है, मोस्ट दीज आर कॉमन क्वेश्चन। सी और डी वाला जस्ट दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे हम लोगों ने नंबरिंग ऑलरेडी किया था 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 एंड 3, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग चेंज देखते हैं तो 3 3 के बीच में जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाना चाहिए, ऑक्सीजन 1 2 3, ठीक है। और ये थर्ड वाले पे थर्ड का 1 2 3 ये बन जाना चाहिए, और पाई बॉन्ड जो है आपका एक यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 1 एंड 2 3 1 2 3 1 और 2 यहाँ पे बॉन्ड आएगा। तो इसके इसी का टॉटोमर बना हुआ है ये जो नीचे लिखा हुआ है। इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि 1 2 3 सेम कलर ना पता चले। दिस इज 1 2 3, और फिर रेड से 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया 3 2 और 1। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर इस एक ही चीज़ में वक्त नहीं गुजारते। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट में फिनॉल को अगर जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन बन जाता है विद ZnO। सो जिंक एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि जिंक विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद जो है एक रिएक्शन होगा और जो कि बेंजीन बना कर देगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं हम लोग फिनॉल का। नॉर्मली फिनॉल का जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 ये ऑक्सीडाइज कर जाता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्विनॉन्स, इसको क्विनॉन्स बोलते हैं।
या क्विनोन। देखो कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही पेज में ले आते हैं इसको, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखने में काफी बड़ा है, हालांकि सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। Where X is a compound which forms azodyne with एजोडाई, मतलब जो हम लोगों के पास जो कपलिंग हुआ था ना रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन में वो एजोडाई बोलते हैं उसको। कपलिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको एजोडाई बोलते हैं। आप आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करना, देखते हैं क्या है। थोड़ा सा टफ हो रहा है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो देखते हैं फर्स्ट वाला रिएक्शन जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। सो यहाँ से ये बन जाएगा आपका पीएच। ओके उत्सव, सूर्य का ए आ रहा है, उत्सव का बी आ रहा है, देखते हैं क्या आता है। सो ये आपका हो गया OCH3 और यहाँ से पीएच CH3। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले और क्वेश्चन और नहीं डिस्कस किया, बस यही पहला ही क्वेश्चन। ओके सो उसके बाद हम लोग O2 और PT यूज कर रहे हैं विच इज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज क्यूमीन आइसोपेरोक्साइड या क्यूमीन पेरोक्साइड वाला रिएक्शन है ना। कहाँ गया क्यूमीन पेरोक्साइड, देख लेते हैं। ठीक है, फिर O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये OH और ये कीटोन ग्रुप आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से 6th वाले में आपका हो जाएगा, ये तो P आ गया, फिर Q आ जाएगा, ये OH OCH3 और साथ में कीटोन ग्रुप भी होगा। फिर इसका रिएक्शन अगर हम लोग H+ और हीट के साथ करते हैं, ठीक है, तो H+ और हीट के साथ रिएक्शन इसका करेंगे तो क्या होगा इसमें। X is a compound that forms azodine। तो ऑप्शन वाइज देखते हैं, ऑप्शन में A और C, ऑप्शन A और C में ही आ रहा है बस, है ना। इसका आंसर दिया हुआ है, देखो, अच्छा बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये देखो मैकेनिज्म समझ में आ रहा है तो बताओ, कहीं डाउट हुआ तो बताना। तो यहाँ तक तो हमारा आ ही गया था, Q2 तक तो आ ही गया था, ये तो दिस इज गोइंग टू बी OCH3 OH और PHC डबल बॉन्ड O
CH3, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट हमारा आएगा, ये X और ये Y। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे का रिएक्शंस देखते हैं। इसको एज इट इज ऐसे ही रख देते हैं जैसा था पहले। क्वेश्चन नंबर 7। चैट बॉक्स में मैसेज करिए क्या आंसर आना चाहिए। मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है, एक ही आंसर क्यों आ रहा है सबका? कंसंट्रेटेड HI का मतलब है कि हम लोग एक्सेस में ले रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड देमाल्या और उत्सव। सो अगर हम लोग एक्सेस लेंगे तो ए और बी दोनों आएगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक ब्रेक होगा, तो एक फिनॉल में कन्वर्ट होगा और एक आयोडीन लगेगा, और फिर बाकी सब कन्वर्ट होकर के आयोडीन में ही चला जाएगा, राइट। सो दिस इज A and B is the answer. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य देवमल्य, आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहे हो? कार्बन फ्रॉम बेंजीन एंड ऑक्सीजन, बेंजीन वाला कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं क्या हम लोग? ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो फिर नहीं करना है, गलत। तो फिनॉल तो बनेगा ही, राइट। तो ए और बी तो नहीं हो सकता ऑप्शन में। हाँ वेरी गुड, अब सही है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक अगर नहीं कर सकते तो फिनॉल बनेगा, फिनॉल बनने के बाद जो है ब्रोमीन लग जाएगा, और वो ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा इस कार्बन पे, और ब्रोमीन लगने के बाद फिर हम लोग जो है वुड्स रिएक्शन करवा रहे हैं जो कि डाइमराइज होगा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन से, ठीक है। तो आंसर वुड बी डी। तो ये इसका मैकेनिज्म है, आई गेस आपको तो पता ही चल गया होगा मैकेनिज्म क्या चल गया। इसका देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 का, ये इपॉक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ। ये 1 मिथाइल इथिलीन इथाइलिन इपॉक्सी।
देखो मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, ये मैकेनिज्म है। एसिडिक मीडियम हो गया ना HBr, तो एसिडिक मीडियम में जो ज़्यादा हिंडर्ड कार्बन है वहाँ पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो इसलिए Br माइनस का पहले यहाँ अटैक हुआ। अटैक होने के बाद ये OH ओपन हो गया, फिर HBr से रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस यहाँ लगेगा, तो H2O बनेगा, H2O प्लस बनेगा, राइट, और ये H2O प्लस फिर Br माइनस के अटैक के बाद ये निकल जाएगा, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए नहीं। हाँ पहले से ही बोला था बाद में आपने चेंज कर लिया, है ना। नॉर्मली क्या कर रहे होगे कि आप लोग इसी कार्बन पे अटैक करवा रहे होगे, इसी कार्बन पे अटैक करवा रहे होगे, ठीक है, दोनों बार। सो नॉर्मली ये स्टेप वाइज होगा, पहले एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन होगा, फिर दूसरे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। और ये असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट का आंसर आंसर की नीचे दिया हुआ है, आप एक बार सॉल्व कर लेना, आंसर की देख लेना, मैच कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई डाउट होता है तो ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीक की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई गेस कि अभी आप लोगों का एक और लेक्चर है एंड यू डू हैव सम मोर थिंग्स टू डू। सो ये 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें, आई गेस 12 क्वेश्चन, ठीक है। सो 12 क्वेश्चन का ये एक असाइनमेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, ये याद रखिएगा, और ये नेक्स्ट वीक मुझे याद दिला दें कि ये हमें जो है डिस्कस करना है, ठीक है, आप आपको याद दिलाना है मुझे, ओके। तो ये ट्राई करके देखना, और बाकी हमारा जो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर है वो दैट इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से स्टार्ट करेंगे, ओके। और कोई आप लोगों का डाउट है तो बताओ, कोई क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम related to studies or something else? नहीं है? So I guess everything is going fine. So